हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पर। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे भारतीय संविधान के अनुच्छेद, और जो कि हमने अनुच्छेद 75 तक कर लिए थे। दोस्तों, लास्ट वीडियो पर इतने सारे कमेंट आए थे कि सर आगे की वीडियो कब आएगी, आगे की वीडियो कब आएगी। तो दोस्तों, वीडियो आने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब जो है दोस्तों, वो 2 से 3 दिन के बीच में एक एक संविधान की वीडियो अपलोड होती रहेगी, जो कि 25-25 आर्टिकल की होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम कवर करेंगे आर्टिकल 75 से लेके आर्टिकल 100 तक। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 100 से लेके आर्टिकल 125 तक जो है वो हम अगले 2 दिन के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आने वाली सारी वीडियो है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करना, और वीडियो को अपने दोस्तों में दोस्तों शेयर करना, कि जिन बच्चों को, जिन दोस्तों को आपके कन्फ्यूज़न हो आर्टिकल समझने में कि कौन कौन से आर्टिकल हैं, कितने आर्टिकल हैं, तो वो सारे आर्टिकल दोस्तों जो हम सीरियल वाइज 1 से लेके 395 तक जो है वो हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 76 की। आर्टिकल 76 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। इसके तहत दोस्तों एक भारत के महान्यायवादी के पद की व्याख्या की गई है। दोस्तों, हम सब जानते हैं भारत का एक महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 76 के तहत ही भारत के महान्यायवादी का पद है, उसके होने की व्याख्या की गई है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट मार्क करना सभी। कुछ और जानते हैं दोस्तों भारत का महान्यायवादी क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। दोस्तों, भारत का पहला कानूनी अधिकारी जो है वो इसको माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उससे भी पहले दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इसका पद भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश कहलाता है। और जो भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये जो है दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें एक मेन पॉइंट है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो वह वकील के रूप में उसका कार्य करता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। और उस स्थिति में दोस्तों ये राष्ट्रपति का जो केस होता है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा है उसके लिए दोस्तों ये उसका केस लड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये है आर्टिकल 76 जो कि महान्यायवादी पद के होने की व्याख्या करता है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 77 या आर्टिकल 77 ये क्या कहता है दोस्तों, भारत सरकार के कार्य का संचालन भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। यहाँ पर यह अनुच्छेद दोस्तों कहना चाहता है कि जो भारत सरकार के जितने भी कार्य हैं जो विदेशों से होंगे वो सारे जो है राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। कोई भी दोस्तों संधि करनी हो, कोई भी व्यापार करना हो, या किसी भी तरह का कोई भी कार्य है तो उस पर राष्ट्रपति का नाम लिखा जाएगा, वहाँ पर प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों आर्टिकल 77 दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप बस एक बार समझ लेना कि क्या है इसका मतलब। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आर्टिकल 78 कहता है यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी बनाकर रखे। दोस्तों, इस अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति और जो बाकी के मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री परिषद जो है, अन्य मंत्री जो है दोस्तों, कैबिनेट मंत्री, स्टेट मंत्री है ना, तो इनके बीच में जो है संवाद या समन्वय या तालमेल बनाकर रखने का कर्तव्य किसका है, प्रधानमंत्री का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आर्टिकल 78 का 1 दोस्तों, आर्टिकल 78 का 1 कहता है कि प्रधानमंत्री निम्न लोगों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को बोलेगा राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को जो है नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति अपने मन से जो है किसी को नियुक्त नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, किन किन लोगों की नियुक्ति करता है दोस्तों, भारत का महान्यायवादी जो कि हमने अभी पढ़ा आर्टिकल 76 के तहत आता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों, इसमें दोस्तों कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि आर्टिकल 148 के तहत आता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, वित्तीय आयोग के अध्यक्ष,
मुख्य चुनाव अधिकारी, यूपीएससी के चेयरमैन। ठीक है दोस्तों, इन सब की नियुक्ति दोस्तों जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को बोलेगा ये उसी व्यक्ति को जो है भारत का महान्यायवादी बनाएगा। तो आपको ये जरूर याद रखना है दोस्तों, ये राष्ट्रपति जो है इन लोगों की नियुक्ति करता है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है या किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल 89, आर्टिकल 79। ठीक है, ये बताता है दोस्तों, इस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनी है। ठीक है दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, भारत की संसद दोस्तों किस किस से मिलकर बनी है हम सब जानते हैं। उसमें एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो उस पूरे संघ को जो है एक संसद का नाम दिया गया है, और हमारी जो भारत की संसद है उसको संसद ही कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग देशों की जो संसद है उनका अलग नाम है। जैसे अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, वैसे ही भारत की संसद का नाम संसद है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आर्टिकल 80 दोस्तों, आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये सीरियल से याद करने होंगे। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 80 क्या कहता है? यह राज्यसभा की संरचना करता है। यानी दोस्तों राज्यसभा का वर्णन जो है वो आर्टिकल 80 में है। राज्यसभा कैसे होगी, राज्यसभा कैसे बनेगी, वो सब आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या पॉइंट्स है दोस्तों देख लेते हैं। यह उच्च सदन कहलाता है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि राज्यसभा जो है वो उच्च सदन होती है और लोकसभा जो है वो निम्न सदन मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें 250 मेंबर होते हैं, जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने मेंबर जो है नियुक्त किए जाते हैं, तो 12 मेंबर जो है वो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, यह 6 वर्ष के लिए बनाई जाती है। दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह 6 वर्ष के लिए बनाई जाती है। इसके निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधानसभा से ही निर्वाचित होते हैं। यानी दोस्तों हर राज्य में जो विधानसभा है, प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है जो अपना सीएम बनता है। ठीक है, तो उस विधानसभा से जो है राज्यसभा के लोग आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। दोस्तों जो राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं की जा सकती। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 मेंबर जो है वो निष्कासित किए जाते हैं। यानी हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर जो निष्कासित होंगे, फिर से उसी दिन जो है वो अपॉइंट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस जो है वो लगातार चलता रहता है, निष्कासित होते हैं फिर अपॉइंट होते हैं, निष्कासित होते हैं फिर अपॉइंट होते हैं। तो इसलिए इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 81 आर्टिकल 81 की। दोस्तों इसमें बताया है कि यह लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है। यानी दोस्तों लोकसभा क्या है, लोकसभा कैसी है, लोकसभा कैसे बनेगी, तो उस बारे में आर्टिकल 81 में बताया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों ये निम्न सदन होता है। मैंने अभी बताया आपको कि राज्यसभा ऊंचा सदन होता है और लोकसभा नीचा सदन होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें दोस्तों अधिकतम 252 मेंबर रहते हैं, जिनमें 2 आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों जो लोकसभा है, लोकसभा में 252 मेंबर जो है वो अधिकतम रह सकते हैं और 2 आंग्ल भारतीय जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक अपवाद है। भारतीय संविधान का दोस्तों जो 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ है, हम सब जानते हैं 2020 में भारत का 104वां संविधान संशोधन हुआ है। इसके तहत दोस्तों किया गया है सबसे पहला काम कि जो SC ST का आरक्षण है उसको 2030 तक के लिए जो है वो सीमित कर दिया है। पहला काम ये हुआ है। और दूसरा काम दोस्तों ये हुआ है कि जो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय नियुक्त करता है, उनकी नियुक्ति को दोस्तों जो है वो रद्द कर दी गई है। यानी दोस्तों इस बार से जो है आंग्ल भारतीय जो है वो हैं, लेकिन अगली बार जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को नियुक्त नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों ही आर्टिकल आपको याद रखने हैं दोस्तों, 79, 80 और 81। तीनों दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीरियल वाइज आप याद कर लोगे। पहले संसद, फिर राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। उसके बाद आता है दोस्तों
अनुच्छेद 82 यानी आर्टिकल 82। दोस्तों इसका कहना है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों में बदलाव किए जाएंगे। यानी जब भी जनगणना होगी, हम जानते हैं कि हमारी जो जनगणना है वो दशकीय जनगणना है, 10 साल में एक बार होती है। तो प्रत्येक 10 साल के बाद जब जनगणना हो जाएगी तो लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों में बदलाव किए जाने अवश्य हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसको जो है अभी 2026 तक सीमित कर दिया गया है, यानी 2026 तक राज्यसभा लोकसभा की सीटों में कोई भी बदलाव नहीं किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आर्टिकल 83 अनुच्छेद 83 क्या कहता है, इसमें लोकसभा के कार्यकाल के बारे में बताया है। लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों कितना हो सकता है, अधिकतम दोस्तों इसका जो है 5 वर्ष हो सकता है। ठीक है, हम सब जानते हैं लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन दोस्तों कभी आपातकाल लगता है या इमरजेंसी राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती है आर्टिकल 352 के तहत, तो उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल आता है दोस्तों आर्टिकल 84 अनुच्छेद 84, संसद के सदस्य की योग्यता के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो संसद के सदस्य हैं उनकी योग्यता के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पूछा नहीं जाता। उसके बाद आता है दोस्तों अनुच्छेद 85 या आर्टिकल 85। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है इनफैक्ट ये। तो इसमें दोस्तों इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाता है। दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाता है। हम सब जानते हैं कि संसद में जो है सत्र चलते रहते टाइम टू टाइम, और इसी के तहत दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो 3 सत्र बुलाता है। कौन कौन से सत्र बुलाता है, बजट सत्र बुलाता है, मानसून सत्र बुलाता है, और शीतकालीन यानी सर्दियों में जो सत्र होता है वो बुलाता है। तो 3 सत्र बुलाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को, और इसी के तहत वो सत्र बुलाता है। ठीक है दोस्तों, जब तक भारत का राष्ट्रपति बजट सत्र नहीं बुलाएगा तब तक जो है बजट भारत का पेश नहीं होगा। ठीक है, एक पावर और है दोस्तों इसके तहत, जो भारत का राष्ट्रपति है उसके पास संसद को भंग करने की शक्ति इसी आर्टिकल के तहत है। तो इसी आर्टिकल के तहत दोस्तों जो है वो संसद को भंग कर सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आर्टिकल 86 संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति नई सरकार के प्रथम सत्र में संसद में भाषण देता है। दोस्तों जब लोकसभा में नई सरकार बनती है या नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति संसद में खड़ा होकर अपना अभिभाषण देता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 87 कहता है राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण, स्पेशल स्पीच दोस्तों प्रेसिडेंट की इन पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, पार्लियामेंट में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 88 आर्टिकल 88 ये क्या कहता है दोस्तों, इसके तहत भारत का महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय तथा संसद के किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है। ठीक है, अपना मत रख सकता है किंतु वोट नहीं दे सकता। ध्यान से सुनना दोस्तों, आर्टिकल 88 ये कहता है कि जो भारत का महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो सुप्रीम कोर्ट और संसद के किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है, वहां पर बहस कर सकता है, चर्चा कर सकता है, किंतु उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में यही लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 89 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे दोस्तों। आर्टिकल 89 के तहत दोस्तों इसके तहत राज्यसभा का एक सभापति एवं एक उपसभापति होगा। यानी दोस्तों हम सब जानते हैं जो राज्यसभा है जो कि उच्च सदन कहलाता है, उसका एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। सभापति तो हम सब जानते हैं भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और उपसभापति दोस्तों जो है वो राज्यसभा में से ही किसी एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यदि सभापति जो है वो अनुपस्थित है, यानी जो भारत का सभापति है वो अनुपस्थित है, तो उपसभापति ही उसका कार्यभार संभालेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर सभापति नहीं है तो उपसभापति उसका कार्यभार संभालेगा, और कुछ नहीं है इसमें यह है कि राज्यसभा का एक सभापति और उपसभापति होगा। ठीक है, तो इतना जो आपको याद कर लेना है। आर्टिकल 90 कहता है दोस्तों अनुच्छेद 90, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल 90 में कहा गया है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट मार्क मत करना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों मैं बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 91 आर्टिकल 91 ये क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन
करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। दोस्तों आर्टिकल 89 में हमने यह तो कह दिया कि जो जब सभापति नहीं होगा तो उपसभापति उसका कार्यभार संभालेगा, लेकिन आर्टिकल 91 में जो ये कहा गया है साफ तौर पर कि अगर सभापति नहीं है तो उसके पद का जो कर्तव्य है वो उपसभापति संभालेगा, ठीक है, या कोई अन्य व्यक्ति जो है, अगर उपसभापति भी मौजूद नहीं है तो कोई अन्य व्यक्ति जो है उसका कार्यभार संभालेगा। दोस्तों अगर सभापति नहीं होगा तो उपसभापति उसका कार्य करेगा। अगर उपसभापति भी नहीं है तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जो है उपसभापति के पद का या सभापति के पद का कार्यभार संभालेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद 92 आर्टिकल 92, ये क्या कहता है दोस्तों? यह आर्टिकल लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होने की व्याख्या करता है, ठीक है दोस्तों। उसी तरह जिस तरह राज्यसभा का एक सभापति एवं उपसभापति होता है। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 93 इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी। जब तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। यानी वही बात कही गई है दोस्तों कि लोकसभा के जो अध्यक्ष का पद है वह रिक्त नहीं रहना चाहिए। जैसे ही नई सरकार बनती है, जब लोकसभा के सदस्यों को जो है शपथ दिलाई जाती है, तो वहाँ पर एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करना बहुत अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 94 आर्टिकल 94, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से निलंबन के बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आर्टिकल 94 है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसको उसके पद से कैसे निलंबित किया जाता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको उसके पद से हटाना है तो सबसे पहले उसको 14 दिन का नोटिस भेजा जाता है राष्ट्रपति की तरह, ठीक है दोस्तों। और अगर उसको पद से हटाना है तो लोकसभा में 2/3 की बहुमत से जो है उस लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। यानी प्रत्येक 3 व्यक्ति में से 2 व्यक्तियों का ये कहना हो कि वह लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 95 आर्टिकल 95 क्या कहता है? ये कहता है कि दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही उसका कार्यभार संभालेगा, ठीक है दोस्तों। जो अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं हुआ तो उपाध्यक्ष ही उसका कार्यभार संभालेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 97 अनुच्छेद 97, ये कहता है दोस्तों राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के भत्तों के बारे में बताया गया है। दोस्तों ये जो 4 व्यक्ति हैं, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके जितने भी वेतन व भत्ते हैं उनके बारे में इस अनुच्छेद में जो है वो अलग से बताया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आर्टिकल 98 अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय के बारे में बताया गया है। दोस्तों जो संसद की सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट है दोस्तों, उसके बारे में जो है वो अनुच्छेद 98 में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है तो इन दोनों में से इम्पोर्टेंट मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जाम में एक बार भी नहीं पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 99 या आर्टिकल 99, इसमें दोस्तों सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को दोस्तों जो है शपथ दिलानी है, उसके बारे में जो है वो आर्टिकल 99 में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों अनुच्छेद 100 आर्टिकल 100, इसमें दोस्तों संसद की गणपूर्ति के बारे में बताया गया है। दोस्तों गणपूर्ति का मतलब है कि संसद में कुछ लोगों की मात्रा निश्चित की गई है, जब तक इतने लोग नहीं होंगे तो संसद का जो सत्र है वह नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो कितने लोगों की उपस्थिति संसद में होना जरूरी है जिससे कि सत्र चलेगा? तो दोस्तों 1/10 लोग या फिर पूरी संसद में जितने भी व्यक्ति हैं उनका 10%, ठीक है दोस्तों। तो 1/10 यानी 10 में से 1 लोग जो है वहाँ पे मौजूद होने चाहिए, या फिर टोटल जितने भी मेंबर हैं उनका 10%। देखिए दोस्तों राज्यसभा में मान लेते हैं कि 245 लोग हैं, ठीक है। इनका जब 10% करेंगे हम तो आएगा लगभग 24.5 आएगा, लेकिन इसको 25 मानते हैं, ठीक है। और लोकसभा में दोस्तों टोटल 545 सदस्य हैं, इसका जब 10% निकालोगे आप
तो लगभग दोस्तों जो है 54.5 आएगा, लेकिन इसको पूरा एक आदमी मानेंगे तो 55 लोग जो हैं होने जरूरी हैं। यानी राज्यसभा से 25 लोग और लोकसभा से 55 लोग संसद में मौजूद होना जरूरी हैं, तभी जो है संसद की जो गढ़पूर्ति पूरी होगी और वो सत्र चलाया जाएगा, अन्यथा उस सत्र को रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों संसद की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना जरूरी है, तो टोटल 25 और 55 दोस्तों 80, यानी 80 लोगों का होना संसद में जरूरी है, तभी संसद का जो है सत्र वो चलेगा। ठीक है दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आर्टिकल 100 तक आने वाले 2 दिनों में दोस्तों जो है आर्टिकल 101 से लेके आर्टिकल 125 तक अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।